तो चलिए बच्चों जल्दी जल्दी लाइव क्लास में जुड़ जाइए। आज हम आप लोगों के लिए लाइव लेकर आए हैं चैप्टर 1 इतिहास का चैप्टर 1, जिसका चैप्टर का नाम है हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। और रिवीजन कराएंगे सभी लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर का। और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब किए रहिएगा तो इस तरह का और वीडियो डेली हम अपलोड कर डेली ऑनलाइन लाइव आते हैं यूट्यूब पे, तो आप लोग देखिएगा। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निरंकुशवाद को परिभाषित कीजिए। हमारा पहला क्वेश्चन है निरंकुशवाद को परिभाषित कीजिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा, ऐसी शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, ये अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कल्पनादर्श सह क्या तात्पर्य है? कल्पनादर्श से क्या तात्पर्य है? हमारा आंसर हो जाएगा, एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात फ्रांस में आए दो बदलावों का वर्णन करो। तो हमारा आंसर हो जाएगा, पहला दो बदलाव को 23 में हम लिख देंगे। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात फ्रांस में आए दो बदलाव निम्नलिखित हैं। और उसके बाद में पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे, प्रभुत्व राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के हाथ में आ गई। दूसरी का पॉइंट है, लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन और वे ही इसकी नीतियाँ तय करेंगे। चलिए हम तीसरा क्वेश्चन देख लिए और अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो लाइव में अंत तक जुड़े रहिएगा और इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं लाइव के बाद में बता दूंगा और आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। कहाँ से डाउनलोड करना है वो मैं बता दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए तो हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है, औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप यूरोप में कौन से नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए? तो हमारा आंसर हो जाएगा, श्रमिक वर्ग के लोग और मध्यम वर्ग जो उद्योगपति इत्यादि थे। हमारा पांचवा क्वेश्चन हो जाएगा, उदारवाद का अर्थ बताइए। तो हमारा आंसर हो जाएगा, उदारवाद यानी मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष बराबरी। अगला प्रश्न है,
19वीं शताब्दी में उदारवाद की आर्थिक क्षेत्र में प्रमुख मांग क्या थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा उदारवाद बाजारों की मुक्ति और चीजों तथा पूंजी के आगमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में था। अगला क्वेश्चन है शुल्क संघ का मुख्य कार्य लिखो। तो हमारा आंसर हो जाएगा शुल्क संघ के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। शुल्क संघ के कार्य निम्नलिखित हैं। आगे देखते हैं। निम्नलिखित है शुल्क कार्य संघ के मुख्य कार्य निम्नलिखित है। शुल्क संघ के मुख्य कार्य निम्नलिखित है। अब पॉइंट नंबर 1 इसमें है। पॉइंट नंबर 1 है इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया। और दूसरा पॉइंट है मुद्राओं की संख्या 30 से हटाकर 2 कर दी गई। बच्चों वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं डेली लाइव क्लास कराता हूं और डेली आप लोग लाइव में जुड़िएगा और एग्ज़ाम हॉल में जाकर पूरा क्वेश्चन आंसर छाप डालिएगा। 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हमारा अगला क्वेश्चन है रूढ़िवादियों किन पारंपरिक संस्थाओं को बनाए रखने के पक्ष में थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा रूढ़िवादी राजतंत्र चर्च सामाजिक ऊंच नीच संपत्ति और परिवार को बनाए रखने के पक्ष में थे। इधर थोड़ा नहीं हो रहा है, नहीं टाइप हुआ है। यहाँ पे पक्ष है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है 2025 के एग्जाम के लिए बच्चों। पूरा रट जाइएगा। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग को देख रहा होगा कि कितना इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न। पूरा VVI क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है हमारा कुलीन वर्ग यूरोप महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग क्यों था? तो हमारा आंसर हो जाएगा कुलीन वर्ग यूरोप महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था जिसके कारण निम्नलिखित हैं। पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा इस वर्ग के सदस्य साक्षात जीवन शैली से बंधे हुए थे जो क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार व्याप्त थी। दूसरे का हमारा पॉइंट हो जाएगा वे ग्रामीण क्षेत्रों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। हमारा अगला क्वेश्चन है जयूसेपी मैथिसनी ने किन 2 भूमिगत संगठनों की स्थापना की? तो हमारा आंसर हो जाएगा जयूसेपी मैथिसनी ने निम्नलिखित 2 भूमिगत संगठनों की स्थापना की। हमारा
पहला पॉइंट इसमें हो जाएगा कौन कौन की थी, जैसे में निम्नलिखित 2 भूमिगत संगठनों की स्थापना की थी, तो कौन कौन की थी। तो हमारा पहला हो जाएगा मार्सेई में यंग इटली, और दूसरा का हो जाएगा बर्न में यंग यूरोप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, पूरा रट जाइएगा बच्चों, पूरा रट जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों, वीवीआई क्वेश्चन है। आप लोग 2025 में जब जाइएगा सेंटर में और आप लोग देखे रहिएगा वीडियो, तब हमको आकर बताइएगा कि कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कब और किस संधि के संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1832 की कुस्तुनतिनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कर मान्यता दी। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है रूमनीवाद किस विचारधारा का प्रतिनिधित्व कर रहा था। तो हमारा आंसर हो जाएगा रूमनीवाद एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक संस्कृति अतीत को रूमनीवाद का आधार बनाया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा कैराल कुर्पिस्की का पोलैंड के राष्ट्रीय संघर्ष में योगदान बताइए। तो हमारा आंसर हो जाएगा कैराल कुर्पिस्की ने राष्ट्रीय संघर्ष का अपने ओपेरा और संगीता से गुणगान किया और पोलोनेस और मजूरका जैसे लोकनृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीक में बदल दिया। हमारा अगला क्वेश्चन है ब्रितानी राष्ट्र में रहने वाले प्रमुख नृजातीय समूह कौन से थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ब्रितानी राष्ट्र में रहने वाले प्रमुख नृजातीय समूह अंग्रेज, वेल्श, स्कॉट या आयरिश थे। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, पूरा हम चैप्टर 1 का पूरा हम क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इसी में से ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा और आपका सब्जेक्टिव भी बन जाएगा। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और लाइव में अंत तक जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा बच्चों। चलिए बच्चों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है उदारवादी आंदोलन में महिलाओं की सक्रिय भूमिका के 2 बिंदु लिखो। तो हमारा उत्तर हो जाएगा उदारवादी आंदोलन में महिलाओं की सक्रिय भूमिका निम्न है। हमारा पहला 2 भूमि सक्रिय है, उदारवादी आंदोलन में महिलाओं की सक्रिय भूमि निम्नलिखित है।
और पहला पॉइंट नंबर हो जाएगा हमारा इसमें, महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए। और दूसरी का हो जाएगा, उन्होंने अखबार शुरू किए और राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में शिरकत की। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, लास्ट तक जुड़े रहिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम वादा कर रहे हैं कि आपको इसमें से अलग नहीं आएगा और इसी में से ही आएगा 2025 के एग्ज़ाम में। तो आप लोग ये देखिए, हमारा आ गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और इसमें से ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा और बच्चों सब्जेक्टिव भी बन जाएगा। मैं ऐसा क्वेश्चन बनाया ही हूँ कि अगर इस क्वेश्चन को आप रट लीजिएगा तो जाइएगा अगर एग्ज़ाम हॉल में, तो आपसे एक भी न ऑब्जेक्टिव छूटेगा न सब्जेक्टिव छूटेगा। आप किसी भी तरह इसी तरह लिख दीजिएगा, आपको पूरा में पूरा नंबर मिलेगा। सब्जेक्टिव अगर रहेगा इस तरह लिख दीजिएगा, पूरा में पूरा नंबर मिलेगा। अगर इसको अच्छे से याद कर जाइएगा तो ऑब्जेक्टिव अच्छे से वहाँ माइंड में सेट रहेगा और याद हो जाएगा। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रांसीसी क्रांति के रूपक चिन्ह कौन थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा, फ्रांसीसी क्रांति के रूपक चिन्ह मरियान, लाल टोपी, तिरंगा और कलगी थे। और अगला क्वेश्चन है, जर्मनिया का अर्थ बताइए। तो हमारा आंसर हो जाएगा, जर्मनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक चाक्षुष अभिव्यक्तियों में बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनाती है, क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है। बाल्कन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 2 प्रमुख राज्यों के नाम लिखो। तो हमारा आंसर हो जाएगा, बाल्कन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 2 प्रमुख राज्य आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया और इधर क्या दिया है, यूनान इत्यादि थे। अगला क्वेश्चन है जनमत संग्रह का क्या तात्पर्य है। जनमत संग्रह का क्या तात्पर्य है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, एक वृक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र से सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार कराया जाता है। चलिए बच्चों, अब मैं आपको ये तो था ऑब्जेक्टिव में बता दिया, यानी कि 1 नंबर वाले क्वेश्चन आंसर। और मैं अब बताऊंगा आपको, ये देखिए बच्चों, हमारा आ गया 3 अंक वाले प्रश्न। मैं सब इसमें रखा हूँ बच्चों, इसमें अगर देखिएगा आप लोग तो अच्छे से याद करके जाइएगा। देखिए बच्चों, यह क्या है, पूरा VVI क्वेश्चन है बच्चों। पूरा रट जाइएगा बच्चों, पूरा रट जाइएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा कि ताकि यह वीडियो आपके दोस्त देख ले। और चलिए, मैं बता दिया हूँ आपको, या लिख भी दिया हूँ कि इस पर से जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा वह 3 अंक वाले क्वेश्चन हैं, 3 अंक वाले प्रश्न हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है 3 अंक वाले, यानी कि हमारा 3 अंक वाले पहला प्रश्न है, राष्ट्र राज्य की नीति विशेषताएं बताइए। तो हमारा आंसर हो जाएगा, राष्ट्र राज्य की 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। हमारा पहला विशेषता है, इसमें जनता को अपने
शासक को चुनने कर अधिकार होता है। और दूसरा हमारा विशेषता है सभी नागरिकों के समान कानून बनाए जाते हैं। और तीसरा हमारा विशेषता है लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होता है और वे ही इसकी नीतियाँ तय करते हैं। चलिए हम 3 अंक वाले प्रश्न देख रहे हैं। बच्चों जल्दी से जल्दी आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बच्चों हमारा अगला 3 अंक वाले हमारा क्वेश्चन है। दूसरे का क्वेश्चन है फ्रांसीसी सेना का शुरुआती उत्साह शीघ्र ही लोगों में विरोध का कारण क्यों बन गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी सेना का शुरुआती उत्साह शीघ्र ही लोगों में विरोध का कारण बन गया है, क्योंकि जब यह साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी। इधर कर लिखा हुआ है, उधर चल गया, इधर नहीं, स्क्रीन नहीं काम कर रहा है बच्चों। बढ़े हुए यहाँ पे कर है, बढ़े यहाँ पे हुए है, बढ़े हुए कर से शेरशिप और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती इत्यादि प्रमुख कारणें थी। और हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों यह पूरा जो बता रहे हैं ना, ये वाला 3 अंक का क्वेश्चन है और आप लोग ध्यान से देखिएगा और पूरा रट जाइएगा 2025 के एग्ज़ाम में यही आएगा बच्चों, मैं बता दिया हूँ। अब गारंटी मैं देता हूँ इसमें से बाहर नहीं आएगा बच्चों। तो आप लोग पूरा अंत तक वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। और मैं अब एक बता रहा हूँ क्वेश्चन, अगला प्रश्न बता रहा हूँ। 19वीं शताब्दी में उदारवादी विचारधारा के राजनीतिक उद्देश्यों की समीक्षा कीजिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा 19वीं शताब्दी में उदारवादी विचारधारा राजनीतिक रूप से एक ऐसर सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। 19वीं शताब्दी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देता था। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों।
हमारा अगला क्वेश्चन है सॉरी बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है 1830 के फ्रांसीसी विरोध के 3 परिणामों की व्याख्या करें। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1830 के फ्रांसीसी विरोध के 3 परिणाम निम्नलिखित हैं। पहला परिणाम है 1830 के फ्रांसीसी विरोध के परिणाम स्वरूप बूर्बों राजा जिन्हें 1815 के बाद हुई रूढ़िवादी प्रतिक्रिया में सत्ता पर बहाल किया गया था, उन्हें अब क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका। दूसरा है फ्रांस में सत्ता अब लुई फिलिप को सौंपी गई। हमारा अगला क्वेश्चन है जर्मन दार्शनिक योहान गॉटफ्रीड के विचारों की 3 बिंदुओं में विवेचना कीजिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा जर्मन दार्शनिक योहान गॉटफ्रीड ने दावा किया कि सच्ची जर्मन संस्कृति उसके आम लोगों में निहित थी। दूसरा हो जाएगा राष्ट्र की सच्ची आत्मा लोकगीतों, जनकाव्य और लोक नृत्यों से प्रकट होती थी। हमारा अगला क्वेश्चन है सॉरी बच्चों, स्क्रीन थोड़ा मेरा चल रहा है, नहीं चल रहा है, मेरा कंप्यूटर खराब हो गया है थोड़ा, इसको शाम में ठीक करवाएंगे। आ गए हम लोग अपने क्वेश्चन के पास। और इसमें हमारा क्वेश्चन था जर्मन दार्शनिक योहान गॉटफ्रीड के विचारों की 3 बिंदुओं में विवेचना कीजिए। तो हम लोग 2 देख लिए थे, ये दोनों देख लिए थे। हमारा यह तीसरा का है स्थानीय बोलियों पर बल और स्थानीय लोक साहित्य को एकत्र करने का उद्देश्य केवल प्राचीन भावना को वापस लगाना नहीं था, बल्कि आधुनिक राष्ट्रीय संदेश को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना था, जिनमें से अधिकांश निरक्षर थे। और हम लोग 3 अंक वाले क्वेश्चन यानी कि लघुत्तर ये देख लिए। अब हम लोग देखेंगे
लघु लघु देख लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर, यानी कि 4 नंबर का क्वेश्चन, यानी कि 4 नंबर या 5 नंबर में पूछता है तो हम 4 ही नंबर रखे हैं। तो आप लोग देखिएगा और अच्छे से याद कीजिएगा। बच्चों मैं इतना बता दे रहा हूँ कि आप लोग को एग्ज़ाम में आना ही आना है। पूरा मैं बता दूँगा, पूरा बता दूँगा, पूरा बच्चों बता दूँगा पूरा। आप लोग हैरान मत होइएगा। आप लोग को हैरान होना नहीं है। चलिए बच्चों, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यह क्वेश्चन अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो क्वेश्चन 4 अंक वाले प्रश्न हैं। क्या है बच्चों? 4 अंक वाले प्रश्न हैं। तो मैं आपको 4 अंक वाले प्रश्न बता देता हूं। हमारा पोलैंड में राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में भाषा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उदाहरण देकर समझाए। तो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, क्या बोल रहा है? उदाहरण देकर समझाए, तो हम उदाहरण देकर ही समझाएंगे बच्चों। तो चलिए मैं बता दे रहा हूँ उदाहरण देकर। पोलैंड में राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में भाषा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रूसी क्रांति के बाद पोलिश भाषा को स्कूलों से बलपूर्वक हटाकर रूसी भाषा को हर जगह जबरन लादा गया। 1831 में रूस के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह हुआ जिसमें आखिरकार कुचल दिया गया। इसे अनेक सदस्यों ने राष्ट्रवादी विरोध के लिए भाषा को एक हथियार बनाया। चर्च के आयोजनों आया संपूर्ण धार्मिक शिक्षा में पोलिश का इसकी बड़ी संख्या में पादरियां और बिशपों को जेल में डाल दिया गया। इस तरह पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक में देखी जाने लगी। बच्चों आज का क्लास यहीं तक। मैं अगला 4 अंक वाले क्वेश्चन, यह वाला क्वेश्चन जो नीचे आपको स्क्रीन पर नीचे दिखाई दे रहा है, इसके क्वेश्चन अगला वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। तो आज का क्लास यहीं तक। थैंक यू बच्चों, लास्ट तक जुड़े रहने के लिए। और चैनल पर नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को यह PDF डाउनलोड करना होगा तो क्रोम पर जाकर ब्रिलियंट एकेडमी क्लासेस लाइव सर्च कीजिएगा और वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, थैंक यू बच्चों लास्ट तक जुड़ने के लिए। आज का क्लास यहीं होगा और दूसरे क्लास में यह वाला 4 अंक वाले क्वेश्चन मैं लेकर कल आऊँगा बच्चों।